हेलो बच्चों, आज क्लास 12 की 3D ज्योमेट्री का हमारा 5वां लेक्चर है। हम लोग प्लेन के इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। प्लेन्स की दो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ ली थी कि एक बिंदु और दो असमांतर सदिशों के समांतर समतल का समीकरण हमने निकाला था। उसका हम लोगों ने पैरामीट्रिक फॉर्म निकाला था, नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म आपका रह गया था। दूसरा हम लोगों ने तीन बिंदुओं से होकर के जाने वाले समतल का समीकरण निकाला था और उसका हम लोगों ने दोनों फॉर्म कर लिया था, पैरामीट्रिक फॉर्म भी और नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म भी। तो आपका जो केस 1 था उसका जो है नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म आपका रह गया था। तो आज यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों। ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने एक प्लेन का कंस्ट्रक्शन किया है। केस 1 आपका सेम है। अगर आप अपनी कॉपी भी साथ साथ लेक्चर के साथ खोल लेंगे देखते वक्त तो आपको और अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। यहाँ पर दो असमांतर सदिश यानी कि बी और सी दो असमांतर सदिश हैं। एक प्लेन हमने एज्यूम किया हुआ है और एक बिंदु हमने ए एज्यूम किया है। मूल बिंदु से उसका स्थिति सदिश ए है और चूंकि बी और सी फ्री वेक्टर्स हैं तो उनको हमने जो सी वेक्टर है उसको हमने ए पर ला करके रखा है, एक उसका इनिशियल पॉइंट माना है। तो यहाँ पर हमको एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मिल रहा है एसी, आप फिगर में देख सकते हैं। नेक्स्ट बी वेक्टर है, बी वेक्टर को भी हमने ए पर रखा है ताकि ए उसका इनिशियल पॉइंट है और ये बी उसका टर्मिनल पॉइंट है। यहाँ पर भी ए बी हमको एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मिल रहा है। अब इन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की खासियत क्या है कि जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एसी है वो आपका सी वेक्टर के पैरेलल है और जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी है वो आपका बी वेक्टर के पैरेलल है। और पी हमने प्लेन पर कोई एक पॉइंट एज्यूम किया है जिसका मूल बिंदु ओ से स्थिति सदिश जो है आपका आर वेक्टर के बराबर है। तो एपी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर और ये हो जाएगा आपका आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। दूसरी चीज कि बी और सी दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं तो जो बी क्रॉस सी होगा वो क्या होगा, बी और सी दोनों पर लंब होगा। ये वेक्टर प्रोडक्ट्स में हम की प्रॉपर्टीज से जानते हैं। तो अगर बी और सी को हमने उठाकर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है तो जो बी क्रॉस सी होगा वो आपका इस गुणन समतल पर भी लंब होगा। जो ये बी क्रॉस सी का गुणन है वो इस समतल पर भी लंब होगा। अब लंब होगा यानी कि जो आपका एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यहाँ पर एपी है, अगर ये लाइन जो बी क्रॉस सी है वो अगर इस पर लंब है तो वो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर पर भी लंब होगी। अब लंब होगी तो डॉट कंडीशन, अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और अगर वो आपस में लंब है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के बराबर होता है। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। रीजन आप जान ही रहे हैं कि फिर से एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं कि बी और सी दो असमांतर सदिश हैं तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो बी और सी दोनों पर लंब होगा। अब बी और सी को हमने उठा करके इस प्लेन पे शिफ्ट कर दिया बिकॉज ये चूंकि फ्री वेक्टर्स हैं और चूंकि एक समतलीय सदिश है, प्लेन इसके पैरेलल है तो या तो एक समतलीय सदिश की परिभाषा क्या होती है कि या तो जो सदिश होते हैं वो समतल पर ही स्थित होते हैं या समतल उनके समानांतर होता है। और चूंकि जो वेक्टर्स हम पढ़ते हैं वो फ्री वेक्टर होते हैं तो इनको हमने उठा करके जो बिंदु हमको दिया हुआ है कंडीशन में कि प्लेन इस बिंदु से होकर के जा रहा है वो बिंदु ए है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन में वो बिंदु दिया होगा। तो बी क्रॉस सी जो होगा वो बी सी पर लंब है और बी सी को हमने यहाँ पर शिफ्ट किया है तो वो जो गुणन है बी क्रॉस सी वो इस समतल पर भी लंब होगा। अगर इस समतल पर लंब है तो वो एपी पर भी लंब होगा और एपी की वैल्यू किसके बराबर है आपकी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर के बराबर है। यानी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर और बी क्रॉस सी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपका 0 के बराबर होगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका आ जाता है आर वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी माइनस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। इसको यहीं पे रहने दीजिए, आर वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी और ये आपका बी क्रॉस सी के बराबर होगा।
अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो आपको डेफिनेशन है उसमें आपको मालूम होगा कि 3 वेक्टर्स अगर हैं और ये कंडीशन होती है तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आर बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, और ये जो है हमारा डिजायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म में होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा इक्वेशन का। केस 1 आप लोग देख चुके थे, एक बिंदु से होकर के जाने वाले दो असमांतर सदिशों के समांतर समतल का समीकरण। इसमें आपने पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक दोनों फॉर्म देख लिया है, और जो है दोनों कंडीशंस के आपने पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म देख लिए हैं। एक टॉपिक बच्चों जो आप लोग का रह गया था कि एक बिंदु से जाने वाली तथा दो असमांतर सदिशों C और D पर लंब रेखा का समीकरण। तो ये डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है। एक बिंदु A से जा रही है और एक बिंदु हमने रेखा पर और एज्यूम कर लिया अननोन P, और ये रेखा आगे चली जा रही है। तो अगर A का स्थिति, क्योंकि A आपको कंडीशन में दिया हुआ है, तो ये पोजीशन, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ये A वेक्टर के बराबर, ये आपको कंडीशन में दिया हुआ गया। एक हमने पॉइंट P एज्यूम किया है उसी लाइन पर जिसका स्थिति सदिश हमने माना है कि वो R वेक्टर के बराबर है। तो जो रेखाखंड आपको इस पे दिखाई दे रहा है AP का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, R वेक्टर माइनस A वेक्टर के। अब कह रहा है कि ये जो रेखा है वो दो असमांतर सदिशों C और D पर लंब है। तो C और D पर एक रेखा आपको बच्चों मालूम होगा कि और लंब होती है, वो कौन सी रेखा होगी, C क्रॉस D। अगर दो असमांतर सदिश हैं C और D, और तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों ही रेखाओं पर लंब होता है। तो यानी कि जो अगर C और D दो असमांतर सदिश हैं तो इस सदिश के ऊपर कौन लंब होगा, रेखा C क्रॉस D। और R वेक्टर माइनस A वेक्टर भी उस दो असमांतर सदिशों पर लंब है, तो दोनों लंब रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। यानी कि जो C क्रॉस D है वो हमें मालूम है वो वेक्टर C और वेक्टर D पर लंब होगा। ये हम क्रॉस प्रोडक्ट की परिभाषा से जानते हैं। और चूंकि जो रेखा R वेक्टर माइनस A वेक्टर है ये भी आपको C और D पर लंब है, ऐसा दिया है। ये आपकी क्या है, गिवन कंडीशन है, और ये कंडीशन हम क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से जानते हैं। तो ये रेखा और ये रेखा खंड में क्या समानता होगी कि ये दोनों आपस में समांतर होंगी, और जब दो रेखाएं आपस में क्या समांतर होती हैं तो उनका जो है क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। यानी कि R वेक्टर माइनस A वेक्टर क्रॉस C क्रॉस D वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये जो है आपका किस रेखा का समीकरण हो गया, एक बिंदु से जाने वाली तथा दो असमांतर सदिशों के समांतर रेखा का दो असमांतर सदिशों C और D पर लंब रेखा का समीकरण। नेक्स्ट है बच्चों हमारा केस 3, समतल पर इकाई अभिलंब यानी कि n कैप तथा मूल बिंदु से लंबित दूरी P के रूप में समतल का समीकरण। तो यहाँ पर हमने एक प्लेन एज्यूम किया है। अब आप देख लीजिए कि मूल बिंदु जरूरी नहीं कि प्लेन पर स्थित हो, मूल बिंदु से अभिलंब जो है वो n कैप है, और लंबित दूरी अगर हम मान लेते हैं P के बराबर है तो ON को हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, P इंटू n कैप लिख सकते हैं। और उसी प्लेन पर हम एक दूसरा पॉइंट एज्यूम करते हैं P, अननोन पॉइंट है, O से P को मिलाते हैं, और P का जो पोजीशन वेक्टर है मूल बिंदु सेम है O के सापेक्ष ही, तो वो क्या हो जाएगा, R वेक्टर के बराबर अगर हमने सपोज किया है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका थीटा है। तो यहाँ पर ON की जो वैल्यू है अगर हम ON वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं तो मॉड्यूलस वैल्यू तो इसकी P के बराबर हो जाएगी जो कि एक स्केलर है, लेकिन अगर हम ON को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ON वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू n कैप हो जाएगा। तो OP का प्रक्षेप, अब आप ये देख सकते हैं OP का ये पाइथागोरन ट्रायंगल बन रहा है, OP का प्रक्षेप जो है ON पर वो किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा। तो P को हम क्या लिख सकते हैं, OP cos थीटा, और जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब
एन कैप और आर वेक्टर के बीच जो है सेम हो गया, वो एंगल जो है अगर हम थीटा मान लेते हैं तो अगर इसका डॉट प्रोडक्ट तो एन कैप का आपको मालूम ही है कि जब हम मॉड्यूलस निकालेंगे 1 के बराबर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट एन कैप। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आर वेक्टर डॉट एन कैप। तो जो आपका प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा इस कंडीशन में कि अगर समतल पर इकाई अभिलंब एन वेक्टर एन कैप दिया हुआ है और मूल बिंदु से जो दूरी है वो P के रूप में है, मतलब यानी कि मूल बिंदु से जो हम लंब डाल रहे हैं उस लंब की दूरी आपकी स्मॉल p के बराबर है। तो जो वेक्टर का इक्वेशन है वो आपका क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट एन कैप। तो ये आपका बच्चों केस 3 हो गया है। अब हम लोग केस 4 देखेंगे इसके आगे। तो आइए हम लोग देखते हैं केस 4। बच्चों चौथा केस है हमारा, एक बिंदु A से जाने वाले तथा वेक्टर n पर लंब समतल का समीकरण। एक वेक्टर यहाँ पर आपको n दिया हुआ है, इस पर कोई समतल लंब है तथा एक बिंदु से होकर के जा रहा है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, मूल बिंदु से जिस बिंदु से होकर के जा रहा है, सपोज दैट वो A है, तो उसका पोजीशन वेक्टर आपका A वेक्टर के बराबर है। एक पॉइंट हमने जैसे प्रीवियस केस में एज्यूम किया था, P एज्यूम किया है और उसका पोजीशन वेक्टर हमने माना है R वेक्टर के बराबर। तो A से P की दूरी AP जो है कोई एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, यानी एक और कोई सदिश है जो प्योरली कहाँ पर स्थित है, समतल के ऊपर ही स्थित है। हम साफ साफ देख सकते हैं। तो जो AP का मान होगा वो क्या हो जाएगा, R वेक्टर माइनस A वेक्टर। और चूंकि आप ये जो वेक्टर n देख रहे हैं वो समतल, चूंकि डायग्राम में आपका इस तरीके से बना है, लेकिन आप इसको एज्यूम कर सकते हैं, कंडीशन दी हुई है कि जो वेक्टर n है वो समतल के ऊपर आपका लंब है। तो अगर वेक्टर A समतल के ऊपर लंब है तो इस दिष्ट रेखाखंड के ऊपर भी लंब होगा, यानी कि R वेक्टर माइनस A वेक्टर के ऊपर भी जो है n वेक्टर वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और अगर ऐसा है तो AP वेक्टर डॉट n वेक्टर की वैल्यू, जिनका अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो हमको मालूम है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वो 0 होता है। तो AP और n वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपका 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो AP वेक्टर आपका R वेक्टर माइनस A वेक्टर के बराबर है और यहाँ पर n कैप। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे हमको पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है चूंकि डॉट प्रोडक्ट आपका, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा R वेक्टर डॉट n वेक्टर और यहाँ पर आपका आ जाएगा, जब हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो A वेक्टर डॉट n वेक्टर। तो देखिए एक इक्वेशन तो आपकी ये बन जाती है। पिछली इक्वेशन में हमारा क्या आया था, जब हमको लांबिक दूरी ज्ञात रहती है तो हमारा जो समीकरण होता है वो प्लेन का ये होता है। अब यहाँ पर हमको चूंकि लांबिक दूरी ज्ञात नहीं है, लेकिन लांबिक दूरी भी हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वेक्टर की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी रहेगी और अगर हम किसी वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर देते हैं तो उसका यूनिट वेक्टर हमारा निकल आता है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड विद मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर n। तो जब हम वेक्टर n से दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे तो जो r वेक्टर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देख लीजिए आप। अगर हम n वेक्टर को मॉड्यूलस ऑफ n से डिवाइड करते हैं तो ये n कैप के बराबर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर की परिभाषा से आपको याद मालूम होगा। तो यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हम दोनों साइड को डिवाइड कर देते हैं, r वेक्टर और n कैप डॉट n कैप। लेकिन चूंकि यहाँ पर r अननोन है, नोन क्वांटिटी क्या है, A वेक्टर नोन है चूंकि हमको क्वेश्चन में बिंदु दिया होगा और n वेक्टर का भी मान हमको क्वेश्चन में दिया होगा। तो जो P की वैल्यू है वो आपकी A वेक्टर इंटू n कैप के बराबर हो जाएगी। तो P निकाल करके जो आपका ये केस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, P आप इससे निकालेंगे और P इज इक्वल टू R वेक्टर डॉट n कैप। जैसा कि हमने केस 3 में, चूंकि अब ये केस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा केस 4 से, जैसे ही हमको P का मान ज्ञात होता है ये हमारा केस 4 से केस 3 में चला जाएगा। और P का मान निकालने के लिए फॉर्मूला जो है किसके बराबर हो जाएगा, A वेक्टर डॉट n कैप। A वेक्टर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, n वेक्टर भी आपको क्वेश्चन में दिया है और यदि आपको n वेक्टर क्वेश्चन में दिया है तो उसका मापांक आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और जब किसी भी वेक्टर को हम उसके मापांक से भाग देते हैं तो वो उसके यूनिट वेक्टर में यानी कि इकाई सदिश में, एकांक सदिश में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया आपका
केस 4। बच्चों हम लोगों ने एक एक करके इसमें चारों केस पढ़ लिए हैं। आपका सदिश विश्लेषण और त्रिविमीय ज्यामिति का जो अध्याय है वो खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट करी है कि हर एक टॉपिक पर एक क्वेश्चन बता दिया जाए, और एक आपके कोर्स में से जो समतल और रेखा के बीच का जो कोड है वो आपका कोविड-19 की वजह से जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें हटा दिया गया है। अब आप लोग का सिर्फ 2 टॉपिक बचा हुआ है। ये प्लेन का जो ये इक्वेशन है यही हमेशा आगे चल के आपको काम में आने वाला है। 2 समतलों का प्रतिच्छेदन वाली रेखा का समीकरण, और अगर प्रतिच्छेदन रेखा दी हुई है तो समतल का समीकरण हम किस तरीके से निकालेंगे। ये 2 टॉपिक बचा है और क्वेश्चन आपके बचे हैं। आपके 17 मार्क्स की यूनिट खत्म हो चुकी है, तो आप लोग इसे अब अच्छे से रिवाइज करिएगा। मिलते हैं लास्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू।